जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है पेज नंबर 76 से जो है ना 80 तक दिया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपका करंट अफेयर्स जो होमवर्क है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें टॉपिक जो है ना 75 नंबर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे क्या था, जम्मू कश्मीर में जो है ना शत्रु एजेंट अध्यादेश था। ठीक है, ये जो टॉपिक क्लियर कर रहे थे जम्मू कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे जो है ना इसको करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए डायरेक्ट आइए नए संशोधित नियम पर, उसी का टॉपिक है। तो कह रहा है ना कि नए संशोधित नियम क्या है, तो इसके बारे में कह रहा है कि यूडीआई पोर्टल के बारे में कह रहा है कि नए नियमों के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति यूडीआई पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, वे अपने जिला चिकित्सा अधिकारियों या उन चिकित्सा सुविधाओं में आवेदन जमा कर सकते हैं जहां से वे जो है ना उपचार करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि रंग कोडित यूडीआईडी कार्ड। रंग कोडित यूडीआईडी कार्ड क्या है, तो संशोधनों में रंग कोडित यूडीआईडी कार्ड भी पेश किए गए हैं जो दिव्यांगता के विभिन्न स्तरों को क्या करते हैं, तो दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट दिया हुआ है 40% से कम दिव्यांगता के लिए सफ़ेद और 40 से 79% के लिए पीला और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए जो है ना नीला है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है 3 माह की सीमा करा। इसके अतिरिक्त नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा अधिकारियों को निदान के 3 महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ करा 2 वर्ष में आवेदन की निष्क्रिय। 2 वर्ष में जो है ना आवेदन की निष्क्रिय क्या है, तो करा यदि कोई आवेदन 2 साल से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है तो इसे जो है निष्क्रिय क्या है, तो माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 2 वर्ष में आवेदन निष्क्रिय, तो कह रहा है यदि कोई आवेदन 2 साल से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है तो इसे निष्क्रिय माना जाएगा और आवेदकों को फिर से जो है ना आवेदन करना होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ अस्थाई एवं अस्थाई प्रमाण पत्र। तो कह रहा अस्थाई प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जारी किए जाएंगे जिनकी विकलांगता अपरिवर्तनीय है, जबकि समय सीमित प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिसकी स्थिति में जो है ना सुधार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो डाकघर अधिनियम 2023। टॉपिक क्या है, डाकघर अधिनियम 2023 है। इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 जो है ना लागू हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि डाकघर अधिनियम जो है ना 2023 कब लागू हुआ, तो 18 जून 2024 को जो है ना डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ, जिसे 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को क्या है, प्रतिस्थापित करता है। आगे करा इस अधिनियम के तहत डाक सेवाओं के महानिदेशक डीजीपीएस को भारतीय डाक का प्रमुख जो है ना नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि डीजीपीएस के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है यह अधिनियम यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है, जो केंद्र सरकार का एक क्या है, विभागीय उपक्रम है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं होगा और भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली जो है ना सेवाओं को नियमों के तहत जो है निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का 65% आरक्षण जो है ना इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार का 65% आरक्षण रद्द किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर जो है ना 65% करने के अधिसूचना को रद्द कर दिया है। ठीक है, आगे करा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले के ऐतिहासिक फैसले से प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% की सीमा लागू की थी और इस फैसले में न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों मतलब SC/BC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा और 2 प्रमुख मान्यताएं जो है ना स्थापित की। ठीक है, आयकर आरक्षण के लिए जो है ना अर्हता प्राप्त करने का मापदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए तथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए जो है ना 50% की सीमा होनी चाहिए। ठीक है, आगे करा असाधारण परिस्थितियों में ही इस 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है और न्यायालय ने MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963
और देवासन बनाम भारत संघ 1964 के मामलों में जो है आरक्षण की इस सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि असाधारण परिस्थितियों में जो है ना इस 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। और न्यायालय ने M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज 1963 और देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के मामले में जो है ना आरक्षण की इस सीमा को क्या किया, निर्धारण किया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है उल्लेखनीय है कि EWS आरक्षण जो है ना 2019 केंद्रीय स्तर पर यह एकमात्र अपवाद है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, के लिए जो है ना 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के फैसले में EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2022 के अपने फैसले में नीट में 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है बल्कि इसके जो है ना वितरणात्मक परिणामों को क्या है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक, ये क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, UCC विधेयक 2024 पारित किया है, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है ना भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, आगे कह रहा है यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों अनुसूचित जातियों को छोड़कर के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान नियमों एवं कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा उत्तराखंड के यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो राज्य को पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का क्या है, तो निर्देश देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला कह रहा है ना कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता संविधान का क्या है, तो अभिन्न अंग है। इसके बारे में कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना संविधान के मूल ढांचे का क्या है, अभिन्न अंग है। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने 42वां संविधान संशोधन 1976 को बरकरार रखा, जिसके साथ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था और कहा गया था कि ये शब्द भारतीय संदर्भ में विशिष्ट जो है ना महत्व रखते हैं, जो उनकी पश्चिमी व्याख्याओं को क्या है, व्याख्याओं से क्या है, अलग है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग मानना भारतीय संदर्भ में इन अवधारणाओं की व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका को जो है ना दर्शाता है। ठीक है, आगे कह रहा है पश्चिमी व्याख्याओं से भिन्नता भारत के अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करती है, जिसमें समावेशिता, सामाजिक न्याय और समान संसाधन वितरण पर जो है ना जोर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है नेक्स्ट है, कह रहा है कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार। ठीक है, तो कह रहा है ना कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार के बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं को खारिज कर दी। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास है। और संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू होती है। ठीक है, आगे कह रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है और देश में लंबे समय से इस मुद्दे पर जो है ना बहस चल रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार मिला है, मतलब मिला हुआ है, यह प्रस्तावना पर भी क्या होता है, तो लागू होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार मिला हुआ है वह प्रस्तावना पर भी क्या होता है, तो लागू होता है। ठीक है, और प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा है और इसे अलग नहीं माना जा सकता है। ठीक है,
आगे देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान को अपनाने की तिथि अनुच्छेद 368 के तहत सरकार की शक्ति को कम नहीं करेगी और इसके अलावा इसे चुनौती भी नहीं दी जा रही है। और उसने कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति प्रस्तावना पर भी क्या होती है, तो लागू होती है। नेक्स्ट क्या है, बुलडोजर न्याय। बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, मतलब बुलडोजर न्याय पर जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का क्या है दिशा निर्देश, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अखिल भारतीय दिशा निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। ठीक है। और आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना क्या है, असंवैधानिक है। और संबंधित मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को अवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने की चुनौती दी गई थी, जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया। ठीक है। नोट में कह रहा बुलडोजर न्याय से तात्पर्य उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा कभी कभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मतलब इससे है ना जो अक्सर अपराध के आरोपी लोगों को क्या होती है, लोगों की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या है, इसके बारे में जानते हैं। नोटिस देना, तो कह रहा है किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन का जो है नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ना दिशा निर्देश क्या है, तो कह रहा है कि पहले जो है ना किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले जो है ना संपत्ति के मालिक को कम से कम जो है ना 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और नोटिस में ध्वस्त किए जाने वाले ढांचे का विवरण तथा ध्वस्त किए जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। सही बात है। आगे देखिए कह रहा है कि निष्पक्ष सुनवाई, कह रहा है व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय देना चाहिए जिससे प्रभावित पक्ष को विध्वंस का विरोध करने या स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। नेक्स्ट है पारदर्शिता। पारदर्शिता के बारे में कह रहा है कि प्राधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा। नेक्स्ट है अंतिम आदेश जारी करना। तो कह रहा अंतिम आदेश में संपत्ति के मालिक के तर्क ध्वस्तीकरण के एकमात्र विकल्प मानने का प्राधिकारी का औचित्य या तथा यह कि क्या संपूर्ण संरचना या आंशिक संरचना को ध्वस्त किया जाना चाहिए और शामिल होना चाहिए। ठीक है। आगे कह रहा अंतिम आदेश के बाद की अवधि, तो कह रहा यह ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है तो इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए जिससे संपत्ति मालिक को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का जो है ना मौका मिल सके। ठीक है। आगे कह रहा विध्वंस का दस्तावेजीकरण। तो कह रहा इसके बारे में कह रहा है प्राधिकरण को विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और पहले से ही एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी और साथ ही इसमें शामिल कर्मियों की सूची वाली एक जो है ना विध्वंस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। नेक्स्ट है दोहरे उल्लंघन के लिए परिरक्षण। कह रहा दोहरे उल्लंघन के लिए परिरक्षण क्या है, तो कह रहा सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए एक अलग से परिरक्षण निर्धारित किया है जहां ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी का निवास हो और अवैध निर्माण के रूप में उस संपत्ति को द्वारा जो है नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। आगे कह रहा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना, ना कि अवैध जो है ना निर्माण को हटाना। ठीक है। आगे कर अपवाद में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली, फुटपाथ, आगे देखिए, जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है, तथा उन मामलों में भी जो है ना लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का क्या है आदेश दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरकारी नौकरी में भर्ती नियमों का बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा सरकारी नौकरी में भर्ती नियमों को जो है ना बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि जो है ना सरकारी नौकरी में नियुक्ति के नियमों में तब तक के बीच में बदलाव नहीं किया सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में तब तक बीच में बदलाव नहीं किया सकता है जब तक कि ऐसा निर्धारित ना किया गया हो। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है और वैधानिक शक्ति वाले मौजूदा नियम, प्रक्रिया व पात्रता दोनों के सदन में भर्ती निकायों पर क्या होगा, बाध्यकारी है। ठीक है।
आगे कह रहा है शीर्ष अदालत ने तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया कि पीठ ने जुलाई 2023 में सुनवाई पूरी करके इस मामले का फैसला सुरक्षित रखा था, जो 16 महीने के बाद गुरुवार को जो है ना सुनाया गया। और पीठ में न्यायमूर्ति श्रीकेश राय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी क्या थे, तो शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक, तो अल्पसंख्यक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। अल्पसंख्यक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में जो है ना मान्यता को बरकरार रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने हालिया निर्णय में अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 1967 में दिए गए अपने ही निर्णय को खारिज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अजीज बासा बनाम भारत संघवाद क्या है। अजीज बासा बनाम भारत संघवाद क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि वर्ष 1967 में अजीज बासा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान क्या है, तो नहीं है। आगे कह रहा है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया, जिसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और न्यायालय ने माना कि AMU मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित तथा प्रशासित नहीं था, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्या एक अनिवार्य जो है ना आवश्यकता है। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। तो कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, तो कह रहा है वर्ष 2005 में AMU ने पहली बार स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों को 50% आरक्षण प्रदान किया। और वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के आरक्षण आदेश और वर्ष 1981 के संशोधन दोनों को इस आधार पर जो है रद्द किया कि अजीज बासा बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। ठीक है, आगे करा इसके तुरंत बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और वर्ष 2019 में इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है केंद्र सरकार का पक्ष। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो करा केंद्र सरकार के अनुसार AMU के पास कभी भी जो है ना अल्पसंख्यक संस्थान का टैग नहीं था और साथ ही वर्ष 1920 में एक शाही कानून के तहत AMU की स्थापना किए जाने के बाद इसका जो है ना श्रमिक दर्जा जो है ना समाप्त हो गया और अब तब से मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा जो है ना इसका प्रशासन नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र के अनुसार अजीज बासा बनाम भारत संघ एक केस विशिष्ट निर्णय था और इसका अन्य संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे करा केंद्र ने इस सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने के बाद यह नौकरियों व प्रवेश में मुस्लिमों को छोड़कर अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC व आर्थिक रूप से जो है ना पिछड़े वर्ग मतलब EWS के आरक्षण का जो है ना प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, कि आरक्षण के लिए क्या है प्रदान नहीं करेगा। आगे करा इससे जो है ना AMU के प्रशासनिक ढांचे परिवर्तन होगा, साथ ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने के बावजूद भी इसमें अन्य ऐसे संस्थानों से अलग जो है ना प्रवेश प्रक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए करा AMU का जो पक्ष है ना उसके बारे में। करा वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन करते हुए यह उल्लेख किया गया कि यह विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे करा याचिकाओं के ने तर्क दिया कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन का प्रभारी जो है ना कौन है। अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यक को संबंधित संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति को प्रभावित किए बिना प्रशासन का प्रभारी चुनने का क्या है तो अधिकार देता है। आगे करा याचिकाकर्ताओं के अनुसार अजीज बासा बनाम भारत संघ में न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी था, क्योंकि न्यायालय ने माना था कि विश्वविद्यालय की डिग्री वैध होने के लिए विश्वविद्यालय को एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि किसी कानून द्वारा मान्यता दिए जाने से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा क्या है समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का जो हालिया निर्णय है ना उसके बारे में कह रहा है कि हालिया निर्णय क्या है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 1967 के अपने उस निर्णय को पलट दिया और जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। हालांकि
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं। इसका निर्णय शीर्ष न्यायालय की एक नियमित पीठ करेगी। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 330 का 1 न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 30 का 1 में स्थापित शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार यह विश्वविद्यालय के संस्थापक को निर्धारित करने के लिए एएमयू अधिनियम की भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता है, जिसमें उल्लेख है कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार है। इसके बारे में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले शाहबानो मामले को याद दिलाते हुए कहा कि एक बार फिर रेखांकित किया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजार भत्ते की क्या है, एक दार है। ठीक, मतलब हकदार है। ठीक है, यहाँ पे हकदार होगा। ठीक है, या तो एक दार होगा, जो भी है। आगे कह रहा है, न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दूरगामी असर वाले फैसले में व्यवस्था दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजार भत्ता मांग सकती है, और धारा 125 मतलब गुजार भत्ता का प्रावधान करता है। और इसमें क्या है ना, धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी क्या है तो शामिल है। और यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी क्या होता है, लागू होती है। ठीक है, आगे कह रहा है, गौरव तल है कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में दिए फैसले में कहा था कि धारा 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने के अधिकारी है। ठीक है, इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, और पति से गुजारा भत्ता पाने की इद्दत अवधि तक क्या है, सीमित कर दी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, SC/ST उपवर्गीकरण के आदेश पर याचिकाएं खारिज। मतलब SC/ST उपवर्गीकरण के आदेश पर क्या है, याचिकाएं खारिज। तो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त जो है ना 1 अगस्त के अपने उस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाएं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST की उप वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई, ताकि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनके बीच वंचित समूहों को तरजीह दी जा सके। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए कोई गलती नहीं दिखती है, और 7 सदस्यीय संविधान पीठ में क्या है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, और जस्टिस क्या है BR गवई, और जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शामिल थे। ठीक है, आगे कह रहा है, पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद अभिलेखों में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ, इसलिए याचिकाएं खारिज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, खनिज संपदा की भूमि पर कर लेना राज्यों का क्या है, तो हक है। उसी के बारे में कह रहा है, खनिज संपदा की भूमि पर कर लेना राज्यों का हक। इसका हम जानते हैं, कह रहा 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को खान एवं खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार है, और संविधान पीठ ने बहुमत से पारित फैसले में कहा कि केंद्रीय कानून यानी खान और खनिज विकास का विनिमय अधिनियम 1957 मतलब MMDR अधिनियम राज्यों को कर लगाने की शक्ति को जो है ना सीमित नहीं करता है। ठीक है, आगे करा विदित हो कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान की पीठ 8:1 के बहुमत से यह फैसला दिया गया, और फैसले सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मसले पर 2 फैसले लिखे गए हैं। पहला फैसला उन्होंने स्वयं और पीठ में शामिल 7 अन्य जजों से ने लिखा है, जबकि पीठ में शामिल न्यायमूर्ति BV नगरत्ना ने अपना अलग फैसला लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किन किन राज्यों में होगा फायदा। इसके बारे में जानते हैं। करा शीर्ष कोर्ट के फैसले में से खान और खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों को लाभ होगा। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह था पूरा विवाद। कह रहा है क्या था विवाद, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद यह था कि कंपनी ने तमिलनाडु में खनन का पट्टा हासिल किया और राज्य सरकार को रॉयल्टी भुगतान कर रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इंडिया सीमेंट पर रॉयल्टी के अलावा एक उपकर लगा दिया, जिसने यह उपाय के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में रुख किया, और इस मामले में 1989 में 7 जजों की पीठ ने
इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि 2004 में पश्चिम बंगाल राज्य और केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच भूमि और खनन गतिविधियों पर उपकर लगाने के एक अन्य विवाद की सुनवाई करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि 1989 के फैसले में टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी और रॉयल्टी का कोई जो है ना कर नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए इस चैप्टर का क्या है, टिप्पणियाँ है, मतलब शॉर्ट में क्या क्या न्यूज है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला टिप्पणियाँ क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की क्या है, न्यूनतम विवाह की आयु जो है ना 21 वर्ष। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि किस राज्य में जो है ना महिलाओं की न्यूनतम विवाह की आयु 21 वर्ष रखा गया है, तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। और विधेयक लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश की बेटियां की शादी उम्र जो है ना 21 साल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है ना जो बेटियों की शादी का उम्र जो है ना 21 साल करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो कौन सा राज्य होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, याद रखिएगा पहला है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या है डिजिटल हाउस अरेस्ट। कह रहा है डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है, जिसमें स्कैमर्स पीड़िता को वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर घर पर ही कैद कर लेते हैं। इसके साथ ही उसे जो है ना इतना परेशान करते हैं ना कि वह पैसे देने का क्या होता है, पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन धोखा के तरीके भी तेज़ी से बदलाव आए हैं। साइबर क्राइम पर यह बिल्कुल नया तरीका है, जिसमें स्कैमर पुलिस, सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बनकर अपने आप को कॉल करते हैं और डराकर घर पर ही बंधक बना लेते हैं। इस तरह के स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए है वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। तो यहाँ पे कह रहा है कि वकील और जजों को नहीं कहेंगे माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील अब जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार जो है ना इस बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, कह रहा है कि फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के वकील अब जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेंगे। माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह जो है ना सर, योर या ओनर फिर से मानिए कहा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। हाईकोर्ट जो है ना बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया और प्रस्ताव में जो है ना साफ तौर पे कहा गया है कि जज भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिल्ली उपराज्यपाल की नियुक्ति को पूर्ण अधिकार है। मतलब दिल्ली के जो उपराज्यपाल है को नियुक्ति का क्या है, पूर्ण अधिकार है। इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे कह रहा वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधित अधिनियम 2023 में दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ना होकर उपराज्यपाल के पास इन्हें जो है नामित करने का अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है नामित करने का। और नियुक्ति को अंततः गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है यह कानून 7 अगस्त 2023 को लागू हुआ था और इस कानून से पूर्व अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्तियों की राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह। सर्वोच्च न्यायालय का जो है हीरक जयंती समारोह क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो कल 28 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सभागार में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का जो है ना उद्घाटन किया। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने नागरिक केंद्रीय सूचना जो है ना प्रौद्योगिकी पहल का भी शुभारंभ किया, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की एक नई जो है ना वेबसाइट क्या है तो शामिल है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में प्रतिलेखन का अनुवाद के लिए AI का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल जो है ना पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को SC का जो है ना ST का क्या है तो दर्जा मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि हट्टी समुदाय को ST का दर्जा किस राज्य में मिला, तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसी में कह रहा है ना कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति मतलब ST का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी किया और हट्टी समुदाय के साथ संविधान मतलब अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजाति आदेश जो है ना दूसरा संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने और समुदाय को ST के रूप में अधिसूचित करने की जो है ना मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि हट्टी समुदाय के सदस्य संविधान
मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आदेश मतलब दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है ना लागू करने और समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित करने की मांग कर रहे थे। और संविधान मतलब अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा जो है ना 4 अगस्त 2023 को क्या किया, अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि संविधान में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आदेश मतलब दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को जो है ना अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर्स का होमवर्क। पेज नंबर 76 से 80 जो है ना पूरा कमिट करवा दिए हैं। आगे जैसे ही सर होमवर्क देंगे सारा आपको क्लास आपको मिलते रहेगा। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है आपका जो है ना क्लास जो बचा हुआ आप सारा क्लास थोड़ा सा लेट आ रहा है, बाकी जो है ना 2-3 दिन में सारा जो है ना सही हो जाएगा। और बाकी जो जितने भी क्लास छूटा हुआ है सारा क्लास जो है आपको कंटिन्यू वे पे आपको जो है ना क्लास मिलते रहेगा। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है एडुटेरिया का और ये जो ड्रीम डोज का और बाकी जो और है ना प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का, वो सारा आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। थोड़ा सा बस परेशानी हो रहा है, बाकी आगे कुछ सब कुछ जो है ना सही हो जाएगा। और बाकी जिनको भी जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना सारा जो है होमवर्क जो है बिल्कुल जो है ना एक टारगेट वाइज आपको इसमें होमवर्क दिया जाता है। जो आपको बुक दिख रहा है ना, पहले जो स्टार्टिंग है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है और क्या है पॉलिटी, ये 4 बुक जो है ना मतलब घटनाचक्र में स्टार्ट है। और इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी साठ संग्रह और एक जो है ना आपका क्या है तो लूसेंट जो है सब्जेक्टिव है, ये सभी बुक जो है ना स्टार्ट है। और बाकी इस ग्रुप में जो है ना ड्रीम डोज का और ये क्या बोलता है इसमें एडुटेरिया का और ये ज्ञान बिंदु जो भी है मतलब हो रहा है प्रैक्टिस सेट, ये सारा आपको जो है ना इस ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप इस ग्रुप को जुड़ करके जो है ना अपने तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं। और आप इसमें जुड़ने के बाद जो है ना अपना घटनाचक्र से जो होमवर्क कमिट कर सकते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होगा। बाकी जिनको जुड़ना है ये जो है ना 149 पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। सारा टेलीग्राम चैनल पे जो है डिटेल दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ करके या तो फिर आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये तो सारा जानकारी जो है ना टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।